मैं अख्तर बाई के घर से अपने घर आ चुकी थी। सारी रात शाहिद ने मुझे इस्तेमाल किया, मेरा नींद से बुरा हाल था। घर आते ही मुझसे और अख्तर बाई से पूछा गया। आखिर में फायक बोले, मुझे तो ये उन्हीं दुश्मनों की साजिश लगती है जिन्होंने हमारे अब्बा को मारा था। ये सुनकर इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है खान जी, जैसा आप मुनासिब समझी, और उठकर चला गया। उसके जाने के बाद फायक ने रेशमा को बुलाया। मैं ये देखकर डरी और सहमी हुई लग रही थी। फायक ने कहा, रेशमा, मेहमानों के खाने और आराम का बंदोबस्त करो। रुखसार, तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो। फिर बाईजी को रेशमा गेस्ट रूम में ले गई और मैं अपने कमरे में आकर लेट गई। इस सारे वाकये पर सोचती रही और न जाने कब मेरी आंख लग गई। दिन के खाने के वक्त रेशमा ने मुझे आकर जगाया कि खाना तैयार है, आ जाएं। मैं फ्रेश होकर बाहर निकली तो खाने की मेज पर बाईजी के साथ फायक और सायक भी बैठे थे। हम सब ने खामोशी से खाना खाया। खाने के बाद अख्तर बाई ने वापस जाने की इजाज़त मांगी। फायक ने इसे कुछ तोहफे और पैसे देने चाहे लेकिन इसने इनकार कर दिया और बोली, ये मेरी सगी बेटी तो नहीं, लेकिन तुम्हारे बाप के मुझ पर जो एहसानात हैं, इसीलिए मैं इसे अपनी बेटी की तरह समझती हूँ। ये तो तुम लोगों की कोई नेकी काम आ गई जो ये मुझे सड़क पर पड़ी मिल गई, वरना किसी और के हाथ लग जाती तो किया होता। खैर, बहुत इसरार पर अख्तर बाई ने एक दो तोहफे रख लिए और मेरे सर पर प्यार देकर चली गई। इसके जाने के बाद हम तीनों बहन भाई अपने अपने कमरे में चले गए। शाम तक कोई खास बात नहीं हुई। मेरे वापस आने के बाद हवेली में हिफाजती इंतजामात सख्त कर दिए गए कि कहीं दोबारा कोई ऐसा वाकया ना हो। जनान खाने को जाने वाले सारे दरवाजों को बंद करके सिर्फ एक मैन दरवाज़ा रखा गया, जिसके बाहर लोहे की गर्ल का एक और मजबूत दरवाज़ा लगाया गया। नए सिक्योरिटी गार्ड्स भर्ती किए गए। अब मेरे कहीं भी जाने पर पाबंदी लगा दी गई। शाम से सुबह तक जनान खाने का दरवाज़ा बाहर से लाख ही रहता। सायक को भी शहर आने जाने और वहां रहने के लिए अपना घर लेकर दिया गया और उसके साथ एक गाड़ी और गार्ड्स दिए गए। हॉस्टल से सायक को फ्लैट मुंतकिल कर दिया गया। ये इक़दामात भाई ने मेरे आने के बाद किए। अगले दिन सायक नाश्ते के बाद मेरे कमरे में आया। तब मेरे साथ रेशमा सोई हुई थी, लेकिन इसके साथ कोई खास बात ना हो सकी क्योंकि वो अभी तक डरी सहमी हुई थी। सायक मेरे पास बेड पर ही आकर गिर गया और मुझसे पूछने लगा कि क्या मैं उन लोगों को पहचानती हूं या नहीं। मैंने कहा, नहीं, उन लोगों ने निकाब पहन रखे थे और जो लोग इस कमरे में आए थे वो सब भी निकाब में थे और आपस में बात भी नहीं कर रहे थे। मैं तो हिम्मत करके उनकी चुंगल से भाग आई, वरना पता नहीं मेरा क्या हश्र होता। मैंने सोच लिया था कि उन सबको वही कहानी सुनाऊंगी जो अख्तर बाई ने घड़ी थी। शाहिद वाली बात को मैं गोल कर गई। मैं चाहती थी कि इस बारे में अख्तर बाई से मशवरा करके इससे ऐसा इंतकाम लूंगी कि वो याद करेगा। सायक कुछ देर मेरे पास बैठा मुझसे बातें करता रहा, फिर उठकर चला गया। शाम को अंकल सत्तार और आंटी नसीम आए। अंकल सत्तार ने मुझसे सारा वाकया सुना और मेरे साथ हमदर्दी की। उन्होंने फायक को कहा, तुम सब मोहतात रहो। उन लोगों को रुखसार के वापस आने की इत्तला मिल चुकी होगी और वो दोबारा वार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हकीकत में मैं जानती थी कि वो लोग कौन हैं और अब उनका अगला कदम किया होगा। क्योंकि शाहिद को जब सारी बात मालूम हुई होगी तो वो तिलमिलाया होगा। हो सकता है कि वो अख्तर बाई को कोई नुकसान न पहुंचा दे। ये ख्याल आते ही मैंने अख्तर बाई का नंबर निकाला और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके उन्हें कॉल मिलाई। जी हेलो, कौन? किससे बात करनी है? कॉल मिलते ही एक औरत की आवाज़ आई। शायद ये वही काम वाली थी जो इस रात खाना लेकर आई थी। मैंने कहा, मैं रुखसार बात कर रही हूँ, बाईजी से बात करनी है। अच्छा रुखसार जी, होल्ड करें, बुलाती हूँ। चंद लम्हों बाद फ़ोन पर अख्तर बाई की आवाज़ गूंजी, जी रुखसार, मेरी बच्ची कैसी हो? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? बाईजी ने एक ही सांस में ढेरों सवाल कर दिए। मैंने कहा, जी सब ठीक है। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। असल में मुझे आपसे एक बात करनी थी, इसलिए फ़ोन किया। उन्होंने कहा, हाँ बोलो। और मैंने कहा, आपको तो सारी बात का पता है। कहीं ऐसा ना हो कि शाहिद आपको मेरी वजह से कोई नुकसान पहुंचा दे। उन्होंने जवाब दिया, अरे इस गंदे की इतनी हिम्मत नहीं कि वो अख्तर बाई से टुकर ले। सारे शहर में बदनाम कर दूंगी। समझता क्या है अपने आप को? इसके खानदान के सारे मर्द और वो खुद भी इसी बाजार में मुंह मारने आते हैं। सबके राज जानती हो। मेरे सामने जुबान नहीं खोल सकते, ना कुछ बिगाड़ सकते हैं। अगर वो जागीरदार है तो मैं भी कोई कम नहीं।
बस अपना ख्याल रखो। उनकी बातें सुनकर मैंने सुकून का सांस लिया और फ़ोन बंद कर दिया। अब एक ही खतरा बाकी रह गया था, और वो था कि शाहिद कहीं यूनिवर्सिटी में मुंह न खोल दे। अगर सायक को पता चल गया तो शाहिद का काम तमाम हो जाना था। मैंने बहुत सोचा, फिर मेरे ज़हन में एक ही नाम आया जो इस मामले में मेरी मदद कर सकता था, और वो थी एनी। लेकिन मसला ये था कि मेरे पास एनी का कोई नंबर नहीं था। ले देकर एक सायक ही बचा था जिसके जरिए मैं एनी तक पहुंच सकती थी। लेकिन मेरे कहीं आने जाने पर पाबंदी लग गई थी। मैंने सायक से बात करने का सोचा कि मुझे शहर जाना है, क्या पता वो फायक को मिना ले। अंकल लोग रात का खाना खाकर चले गए। रात को मैंने सायक को अपने पास बुलाया और उससे बात की। पहले तो वो नहीं माना कि इतनी जल्दी तुम्हारा घर से बाहर निकलना मुश्किल है, लेकिन मेरे इसरार पर कि मुझे कुछ दिन के लिए माहौल में तब्दीली चाहिए वो मान गया और कहने लगा, मैं फायक से बात करता हूँ, देखो क्या होता है। इस रात मैंने रेशमा से पूछा कि मेरे अगवा होने के बाद क्या हुआ था। रेशमा ने बताया कि बिजली सिर्फ हमारी हवेली की बंद हुई थी, वो भी अगवाकारों ने फ्यूज काट दिया था। उन लोगों ने कुत्तों को बेहोश कर देने वाली दवा खाने में मिलाकर खिलाई थी और हवेली के मुलाजमों को भी क्लोरोफॉर्म सूंघाकर बेहोश कर दिया था। वो अंदर दाखिल हुए और मुझे उठाने के दौरान रेशमा को भी रुमाल सूंघाकर बेहोश कर दिया था। सबको दूसरे दिन इस वक्त होश आया जब फायक डेरे से घर आए। हवेली का मेन दरवाज़ा सिर्फ भिड़ा हुआ था और अंदर सब लोग बेहोश थे। उन्होंने पहले जनान खाने में जाकर देखा और मुझे ना पाकर समझ गए कि क्या वारदात हो चुकी है। फिर फायक ने चौकीदारों और मुलाजमों को पानी डालकर होश दिलाया। रेशमा ने होश में आकर अंदर की सारी वारदात सुनाई, जबकि बाहर वालों को सिर्फ इतना पता था कि किसी ने उनकी नाक पर कोई कपड़ा या रुमाल रखा और फिर उन्हें होश ना रहा। फिर सायक को फ़ोन करके शहर से बुलाया गया और पुलिस को खबर की गई। गांव के चौकीदार से जब पूछा गया तो इसने इतना बताया कि एक बड़ी सी क्रूज़र जिसका रंग काला था इस रात गांव में देखी गई। चूंकि बारिश हो रही थी इसलिए टायरों के निशान मिलने का भी कोई इम्कान न था। शाहिद ने पूरी फूल प्रूफ प्लानिंग की थी। अगर बाईजी मेरे अब्बा की एहसान मंद न होती तो आज मैं बाजार हसन ने एक काल गर्ल बनकर रह चुकी होती। दूसरे दिन नाश्ते पर फायक से सायक ने बात की तो उन्होंने मना कर दिया कि अब ये कहीं नहीं जाएगी, पहले ही बहुत बदनामी हो चुकी है। जो लोग हवेली से इसे अगवा कर सकते हैं उनका क्या पता कि वो शहर से ही इसे गायब कर दें। तुम तो सारा दिन यूनिवर्सिटी में होते हो, पीछे इसकी निगरानी कौन करेगा। फायक की बात सुनकर हम दोनों का मुंह उतर गया और फिर इसी दिन सायक वापस चला गया। मैं हवेली के जनान खाने में कैद होकर रह गई। दिन ऐसे ही गुजरने लगे। रात को रेशमा के साथ कुछ मस्ती हो जाती थी, वरना बाकी जिंदगी बूर गुजर रही थी। सावन गुजर गया, गर्मी का मौसम भी अपने धप पर था। फायक की पुरानी रूटीन जारी थी। जहांगीर का आना ही बंद हो गया था। जनान खाना सरेशाम ही बंद हो जाता था। इसलिए जब रेशमा को जहांगीर से मिलना होता तो वो कुछ रातें हवेली की बजाय अपने घर गुजारती थी। सर्दी शुरू हो चुकी थी, दिन छोटे और रातें लंबी हो रही थीं। सायक भी जब से गया था वापस न आया। मैंने एक दिन सायक को फ़ोन किया और हमने काफ़ी देर बात की। सायक भी चाह रहा था कि मैं शहर जा है, लेकिन फायक के आगे कौन बोले। बातों बातों में मैंने सायक से एनी का पूछा। इसने कहा ठीक है, और आपको सब याद करते हैं। एनी, कामरान, सायरा और जावेद। मैंने सायक से कहा मुझे एनी का नंबर ही दे दो, कम अज़ कम इससे बात करके वक्त गुजार लिया करूं। सायक ने झट से नंबर दे दिया। फिर कुछ देर हमने बातें की और फिर एनी का नंबर मिलाया तो इसकी अम्मी ने उठाया। वो मुझे जानती थी। सबसे पहले उन्होंने मेरी अम्मा की तज़ियत की और कहने लगे, एनी घर पर नहीं है, मैं तुम्हारा पैगाम दे दूंगी। और शाम को दोबारा मैंने कॉल की तो एनी ने उठा ली। मेरी आवाज़ सुनकर बोली, गंदी, कब से तुम्हें याद कर रही हो, कहाँ हो, आई क्यों नहीं। ओ हाँ, तुम्हारी अम्मी का सुना था, बहुत अफसोस हुआ। फिर मैंने एनी को सारी कहानी सुनाई। मेरी बात सुनकर वो बोली, शाहिद के साथ XJ सायक की तो बातचीत नहीं हुई इस रात के बाद। हाँ, मुझसे शाहिद मिलता रहता है, लेकिन अभी तक इसने ऐसी कोई बात नहीं की यूनिवर्सिटी में। पिछले चंद दिनों से परेशान जरूर है, लेकिन बताता नहीं कि क्या परेशानी है। अब समझी इसे क्या परेशानी है। शायद अख्तर बाई ने इसे डरा दिया है कि अगर इसने जुबान खोली तो इसके खानदान के पूल खोल देगी। अगर ऐसी वैसी कोई बात हुई तो मैं संभाल लूंगी और मैं घर में बूर होती रहती।
एक दिन मैंने सायक से एनी का नंबर लिया और उससे बात करने लगी। मैंने इसे अपने साथ जो हुआ सब एनी को बताया और अपनी परेशानी बताई कि शाहिद दोबारा मुझे पकड़ कर ना ले जाए, कॉलेज में सायक के दोस्तों को बता दे कि इसने मुझे घर से उठाकर जलील कर दिया था। बात करने के बाद एनी बोली, तुम ये बताओ कब आ रही हो, मैं हल निकालती हूँ इसका। हमने काफी देर बात की। एनी से बात करके मेरे अंदर का बोझलपन खत्म हो गया। अब काफी सर्द मौसम हो चुका था तो रेशमा के साथ मेरी मस्तियां खूब होती थीं। बीच में जब रेशमा कुछ रातें अपने घर जाती तो अकेले में सूना मुहाल होता था। मैं जी भर कर शाहिद को गालियां देती कि अगर वो हरामी का बच्चा ये सब ना करता तो आज मैं यूं अपने ही घर कैद ना होती। दिसंबर की छुट्टियां शुरू हुईं तो सायक ने मुझे फोन किया। मैंने इसे घर आने का कहा तो वो कहने लगा, मैं नहीं आऊंगा, मेरा आखिरी साल है पढ़ाई का तो छुट्टियों में भी कैंप लगेगा, इसलिए मैं फाइक से कहकर तुम्हें छुट्टियों में बिला लेता हूं। मैं खुश हो गई कि चलो कोई तो उम्मीद बनी मेरे बाहर निकलने की। शाहिद वाले वाकये को गुजरे तकरीबन 2 माह हो चुके थे। दूसरे दिन नाश्ते पर फाइक ने मुझे कहा, रुखसार तैयार हो जाओ, तुम्हें शहर जाना है सायक के पास कुछ दिन के लिए। मैंने खुद अपना बैग तैयार किया। मैं भाई के साथ घर से निकली। आज काफी दिन बाद घर का लान देखा तो बहुत अच्छा लगा। पहले जब भी मैं शहर जाती थी फाइक के साथ तो सिर्फ एक ही गाड़ी होती थी जिसमें ड्राइवर और गार्ड के साथ हम दोनों होते थे, लेकिन आज हमारी गाड़ी के साथ एक और जीप भी थी जिसमें 4 गार्ड बैठे थे। हम बाद दोपहर शहर पहुंचे। सायक ने जो घर लिया था मैं इसमें पहली बार आई थी। ये एक कोठी नुमा घर था जिसकी पहली मंजिल पर सायक ने किसी फैमिली को किराए पर रखा हुआ था। बूढ़े मियाँ बीवी थे जिनके बच्चे मुख से बाहर थे। वो अपनी एक उधेड़ उम्र मुलाजमा के साथ रहते थे। नीचे का पूरा हिस्सा सायक के जेर इस्तेमाल था। 3 बेडरूम, लाउंज, ड्राइंग रूम, किचन, हॉल और छोटा सा लान था। घर के मेन दरवाजे के पास एक कमरा बना हुआ था जहां सिक्योरिटी गार्ड्स हर वक्त मौजूद रहते थे। दरवाजा किसी हवेली की बड़ी सी फाटक की तरह था और दीवारें भी काफी ऊंची थीं। खारदार तार लगी हुई थी और रात को उन तारों में करंट दौड़ता था। बहुत सख्त इंतजाम किया गया था। फाइक ने इस बार मुझे सिर्फ दरवाजे पर ही नहीं छोड़ा बल्कि अंदर आए और सायक को कहा कि इसकी हिफाजत करना और कहीं भी जाओ तो सिक्योरिटी गार्ड्स को साथ ले जाना। उन्होंने और भी काफी हिदायत दी। सायक ने इस घर में खाना बनाने के लिए एक कुक रखा हुआ था जिसने हमारे लिए खाना बनाया। फिर फाइक खाना खाकर चले गए। सायक ने मुझे सारा घर दिखाया और सिक्योरिटी के मुताल्लिक बताया। मैं सफर की वजह से थक गई थी तो सो गई। शाम को चाय के वक्त सायक ने जगाया। हमने चाय पी। फिर सायक ने बताया कि इसने एनी, कामरान, सायरा और जावेद को भी आज रात खाने की दावत दी है। मैंने कहा, लेकिन यहाँ तो अब सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं, उन सब के होते हुए कैसे? सायक ने बताया कि कुक रात का खाना बनाकर चला जाता है। सिक्योरिटी गार्ड्स भी बाहर अपने कमरे रात को बिल्डिंग के इर्द गिर्द होते हैं और ऊपर जो किराएदार हैं वो जल्दी सो जाते हैं। नीचे मैं अकेला होता हूँ। कई बार एनी आई है यहाँ। तुम अच्छी तरह तैयार हो सायरा, लोग आ चुके हैं, कोई मसला नहीं, जाओ। मैंने वॉशरूम जाकर अपनी सफाई की और नहाकर दूसरे कपड़े पहन लिए क्योंकि अभी शाम थी और कुक घर पर ही था। फिर रात तक हम लोगों ने टीवी देखा और रात का खाना बनाकर कुक चला गया। कुक एक उधेड़ उम्र का शख्स था, खाना बहुत अच्छा बनाता था। रात 9 बजे के करीब सब लोग आ गए। मैं सबके गिले मिली। कामरान ने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया क्योंकि मैं उन सब से काफी अरसे बाद मिल रही थी। सब ने मेरे साथ मजे करने का प्रोग्राम बनाया, इसलिए एनी और सायरा तो एक तरफ हो गईं। इसके बाद सब लोग सोफों पर बैठकर लंबे लंबे सांस लेने लगे। फिर मैं उठकर वॉशरूम गई और सफाई करके आई। अभी हमारा शोर चल ही रहा था कि सायक सायरा के रूम में चला गया। इसके जाते ही जावेद ने मुझे लिया और हम भी दूसरे बेडरूम में घुस आए। यकीनन कामरान और एनी भी तीसरे बेडरूम में गए होंगे। इस बार मुझे रात भर के लिए जावेद का साथ मिला। हम दोनों सिगरेट भी पी रहे थे। फिर जावेद एक तरफ होकर लेट गया और मैं भी बेड पर औंधे मुंह होकर लंबे लंबे सांस लेने लगी। दूसरे दिन जब मैं जागी तो देखा कि रोशनी अंदर आ रही थी। जावेद बेड पर नहीं था। फिर मैं उठकर वॉशरूम में चली गई, मुंह हाथ धोया और कपड़े पहनकर जब बाहर लाउंज में आई तो अकेला सायक ही नजर आया जो सोफे पर बैठा था। मैंने इसे हाय हेलो किया और पूछा, बाकी लोग कहाँ हैं? वो बोला, वो सब सुबह सवेरे ही चले गए क्योंकि कुक आ जाता है,
तो इसके आने से पहले वो चले जाते हैं। तुम बैठो, मैं नाश्ते का कहता हूँ। मैंने भी अभी नाश्ता नहीं किया। फिर कुक ने हम दोनों को नाश्ता दिया। नाश्ते के बाद सायक अपने विंटर कैंप चला गया और मुझे कह गया कि मेरे आने तक बाहर ना निकलना। बाद दोपहर तक मैंने टीवी देखा और कुक के साथ खाने के बारे में बातचीत की। कुक एक संजीदा मिजाज और अपने काम से काम रखने वाला आदमी था, जो पहले फौज में कलंक का काम करता था और अब रिटायर होकर हमारे यहाँ काम करता था। बाद दोपहर सायक की वापसी हुई, फिर हमने खाना खाया। चूंकि कुक मौजूद था तो हमने अपने अपने कमरों में आराम किया। शाम को चाय के वक्त सायक और मेरी मुलाकात हुई। फिर रात को कुक खाना तैयार करके चला गया। सायक ने मुझे मेरे बेडरूम में लाकर डाल दिया और चला गया। मैं भी काफी थक गई थी, इसलिए सो गई। सुबह सायक ने मुझे नाश्ते के लिए जगाया तो सुबह के 9 बज रहे थे। आज सायक की पढ़ाई के कैंप की छठी थी, तो शाम को सायक मुझे घुमाने ले गया। सायक ने फोन करके एनी और जावेद वगैरह को भी बुला लिया था। हम सब ने लाहौर घूमा, बहुत मजा आया। इस दौरान मुसलसल जावेद मेरे साथ लगा रहा, जबकि एनी को कामरान और सायक सायरा के साथ मस्त थे। रात का खाना हमने बाहर खाया। फिर कामरान ने सबको फिल्म देखने का कहा। मेरे जहन में वो रात आ गई जब शाहिद के साथ पहली बार फिल्म देखने गई थी। शाहिद को सोचते ही मुझे अपने अगवा का वाकया भी याद आ गया और मेरा मूड थोड़ा उदास हो गया। मैंने फिल्म देखने से मना कर दिया, लेकिन मुझे उनके साथ जाना पड़ा। हमने एक फैमिली केबिन बुक करवाया, जहां 2 दरमियाने साइज के सोफे रखे हुए थे। एक सोफे पर कामरान, एनी और उनके साथ जावेद और मैं बैठे, जबकि दूसरे पर सायक और सायरा बैठ गए। सोफा 3 लोगों के लिए था, लेकिन हम 4 इस तरह बैठे कि मैं आधी जावेद की गोद और आधी सोफे पर बैठी थी। हाल की रोशनियां बंद हुईं। सायक, कामरान और जावेद की मौज हो गई। हल्की फुल्की मस्तियां करके हम गर्म तो पहले ही थे। अंधेरा होने पर जब पर्दे पर फिल्म शुरू हुई तो हमारे वाले केबिन में फिल्म शुरू हो गई। हम अपने अपने कामों में लग गए। यूं हमारा फिल्म देखने का प्रोग्राम खत्म हुआ। इसके बाद में और सायक घर आ गए, जबकि वो लोग भी अपने अपने घरों को चले गए। मैं काफी थक गई थी, इसलिए बना नहाए ही सो गई। दूसरे दिन हसब मामूल सायक अपनी पढ़ाई के लिए चला गया। मैंने टीवी देखकर वक्त गुजारा। बाद दोपहर सायक के आने पर हमने खाना खाया। खाने के दौरान सायक ने मुझसे कहा, तुम दिन को घर में बोर तो नहीं होती? अगर ऐसी बात है तो बताना। मैंने कहा, सच तो यह है कि बोर तो होती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। बाहर अकेले नहीं जा सकती हूँ। इस पर सायक ने कहा, अगर तुम जाना चाहो तो गार्ड्स के साथ बाहर जा सकती हो। लेकिन मैंने कहा, नहीं, मुझे आदत नहीं ऐसी जाने की। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। जब जाना होगा तुम्हारे साथ चली जाऊंगी, जैसे कल गई थी। अगले 5 दिन यूं ही गुजर गए। मेरा वक्फा खत्म होने के अगले दिन वीकेंड था, तो सायक ने पूरे ग्रुप को रात की दावत दी। कुक के जाने के थोड़ी देर बाद सब आ गए। जावेद अपने साथ 3 बोतलें भी लाया था। पहले सब गिले मिले और खाना खाया। खाने के बाद सोफों पर हम अपने अपने साथी के साथ जुड़कर बैठ गए। मेरे साथ कामरान था। सब ने सिगरेट सुलगा लिए, साथ एक एक छोटा जाम भी पी रहे थे।